नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी क्लासें आ रही है जियोग्राफी की, वो तो साथियों कंटिन्यू है ही है। उसी सीरीज के साथ में आज से साथियों जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था आपका 27 और 28 सितंबर को, उन एग्ज़ामों के अंदर जो साथियों आपसे भारतीय राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन पूछे गए थे, भारत की भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए थे। इन दोनों सब्जेक्टों के क्वेश्चन को साथियों आज हम एनालाइज करेंगे, जिसके अंदर आज की क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ साथियों 27 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का, उसके अंदर भारत का भूगोल और भारत की राज्य व्यवस्था से जो क्वेश्चन आए थे उनका आज हम साथियों एनालाइज करेंगे। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे देख लेना साथियों, 27 और 28 चारों पारियों में पूछे गए क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं साथियों, हम करेंगे। जिसके अंदर साथियों हमारा सब्जेक्ट रहेगा भारत का भूगोल होगा और भारतीय राज्य व्यवस्था होगी। ठीक है, जो एग्जाम साथियों आपका 27 और 28 सितंबर को हुआ था, उन एग्जामों के अंदर बहुत बार ऐसा देखने को मिला है साथियों, भी जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पहले पूछे गए हैं 50% या 60% वही क्वेश्चन आगे रिपीट होते हैं आगे आने वाले एग्जामों के अंदर। तो आप उस चीज को थोड़ा सा ध्यान के अंदर रखिएगा। ठीक है, तो आज की शुरुआत करते हैं साथियों। दो क्लासें होंगी आज की क्लास के अंदर, 27 का, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट का हो, चाहे वो सेकंड शिफ्ट का हो, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटिकल का हो, दोनों को ही कवर कर लेंगे एक क्लास के अंदर। और दूसरी क्लास के अंदर साथियों 28 तारीख के क्वेश्चन को हम देखेंगे, चाहे वो फर्स्ट का हो चाहे वो सेकंड का हो। ठीक है, तो इन दोनों को हम दूसरी क्लास के अंदर देखेंगे। तो आज का क्वेश्चन साथियों, आज की क्लास के अंदर हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, क्वेश्चन नंबर एक हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर एक के अंदर बोल रखा है साथियों, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा सन 1947 में 14-15 अगस्त की मध्य रात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? ये देखो, जब ऐसा स्थिति आ जाए, ऐसा जब साथियों खास इवेंट होना, उस इवेंट पे जैसे भारत का प्रधानमंत्री हो गया, भारत का राष्ट्रपति हो गया, ठीक है, या कोई भी मेन व्यक्ति जो भाषण देता है, उस भाषण से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उस भाषण को भी साथियों हमें क्या करना होता है, याद करना होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री था साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रधानमंत्री थे। क्या थे साथियों? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य रात्रि 14 और 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को क्या दिया गया था, उनके द्वारा एक भाषण दिया गया था, जिस भाषण को किस नाम से जाना जाता है साथियों, हमें ये बताना है उत्तर के अंदर। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? इंडिपेंडेंस इंडिया के नाम से, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है, होप फॉर द बेस्ट फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, या विंग्स ऑफ चैलेंज के नाम से जाना जाता है, या अनुदित पर्सन, यानी इनमें से कोई नहीं। या पर्सन, इसमें से ये ऑप्शन आपको पता है भी, पांचों ऑप्शन दिया जाता है भी, जो पर्सन आप छोड़ते हो, अगर ये पर्सन छोड़ा है तो आपने इस गोले को भरना होता है। ठीक है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले दिया गया था साथियों 14 और 15 अगस्त 1947 को ये भाषण दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया था। प्रथम प्रधानमंत्री ने ये भाषण दिया था, प्रथम प्रधानमंत्री ने भाषण दिया गया था, प्रथम प्रधानमंत्री के द्वारा ये भाषण दिया गया था, जिसको क्या बोला जाता है साथियों? जिसको बोला जाता है ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से हम जानते हैं। और जिसका हिंदी के अंदर अगर मैं साथियों मैं बात करूं, हिंदी के अंदर क्या मतलब निकलता है, तो हिंदी के अंदर इसका मतलब निकलेगा साथियों नीति से वायदा। नीति से वादा। ठीक है, ये इसका हिंदी के अंदर मतलब है। ठीक है साथियों, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करूं तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर, आपको पता है 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 14/11/1889 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी साथियों अगर मैं मृत्यु की बात करूं तो मृत्यु इनकी 25 मई 1969 को इनकी मृत्यु हो गई थी। 25 मई 1969 को इनकी क्या हो गई थी साथियों? मृत्यु हो गई थी। तो ये इनका जीवन काल है साथियों किसका? देश के प्रथम प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो ये बातें साथियों आपको इनके बारे में पता होनी चाहिए। तो किस नाम से जाना जाता है साथियों? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से जाना जाता है। 14-15 अगस्त को इन्होंने भाषण दिया था। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन है साथियों राजस्थान की पॉलिटिकल, वैसे तो आपको गुरुदेव ने एनालाइज करवा दिया होगा इन क्वेश्चनों का, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ साथियों
अगर पढ़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, न पढ़े तो भी पढ़ लेना। निम्नलिखित में से राजस्थान राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल या प्रथम गवर्नर कौन थी? प्रथम गवर्नर कौन थी साथियों राजस्थान की? तो प्रथम गवर्नर प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गेट अल्वा, कमला बेनीवाल। तो इनमें से कौन सा उत्तर हो जाएगा? इनमें से अगर मैं सही उत्तर की पहचान करूं तो सही उत्तर हो जाएगा साथियों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। क्या हो जाएगा? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने साथियों जो पदभार संभाला था वो कब संभाला था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 8 नवंबर 2004 को, 8 नवंबर 2004 को इन्होंने पदभार संभाला था। ठीक है, राजस्थान की राज्यपाल ये बनी थी। और कब तक बनी रही थी साथियों ये भी पूछा जा सकता है। तो ये 23 जून 2007 तक, 23 जून 2007 तक ये अपने पद पर बनी रही थी। यानी ये इनका क्या है साथियों? ये इनका आ जाएगा कार्यकाल। आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्यकाल। अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अभी साथियों, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी वो राजस्थान की कौन सी राज्यपाल थी? तो कौन सी की बात करूं तो साथियों ये राजस्थान की 17वीं राज्यपाल थी। कौन सी थी साथियों? 17वीं राज्यपाल थी ये राजस्थान की। कौन सी थी साथियों? 17वीं राज्यपाल थी और राजस्थान की पहली महिला राष्ट्र राज्यपाल थी। कौन सी थी ये? पहली महिला राष्ट्र ये थी राज्यपाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट। राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ या मुख्य सीट कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है साथियों? अजमेर के अंदर, कोटा के अंदर, जोधपुर के अंदर, बाड़मेर के अंदर। तो ये तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है। कहाँ स्थित है साथियों? ये हो जाएगी जोधपुर के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी? जोधपुर के अंदर ये हो जाएगी। ठीक है, ठीक है साथियों। तो कहाँ पे है साथियों मुख्य पीठ राजस्थान उच्च न्यायालय की? तो ये हो जाएगी साथियों जोधपुर के अंदर। कहाँ पे हो जाएगी? जोधपुर के अंदर हो जाएगी। ठीक है साथियों, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? राज्य चुनाव आयुक्त राजस्थान के तो कौन थे साथियों? इनमें से हो जाएंगे मधुकर गुप्ता। कौन थे? मधुकर गुप्ता थे साथियों 2023 के अंदर राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? किस अनुच्छेद के अनुसार है साथियों? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए संविधान के कौन से भाग के अंदर भाषा का उल्लेख मिलता है या राजभाषा का उल्लेख मिलता है। देखो मैं बात करूं तो साथियों भाग नंबर 17। कौन सा भाग साथियों? भाग नंबर 17 के अंदर। ठीक है, आपको पता है संविधान के अंदर 22 भाग है, उनमें से जो 17वां भाग है उनके अंदर राजभाषा का उल्लेख मिलता है। ठीक है, अनुच्छेद की बात करूं तो साथियों आर्टिकल इसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे? आर्टिकल आ जाएंगे साथियों 343 से लेके 351 तक इसके अंदर आर्टिकल आ जाएंगे। कौन से आ जाएंगे? 343 से लेके 351 तक। इसके बाद में साथियों अनुसूची की बात करूं तो इनसे संबंधित अनुसूची कौन सी है भाषा से संबंधित? तो वो हो जाएगी साथियों 8वीं अनुसूची। कौन सी हो जाएगी? 8वीं अनुसूची हो जाएगी साथियों भाषा से संबंधित। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी देश की राजभाषा है साथियों? तो 343 के अंतर्गत हिंदी देश की क्या हो जाएगी साथियों? राजभाषा हो जाएगी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? 343 एक के अंतर्गत या 343 के अंतर्गत आप बोल सकते हो। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा गया था साथियों 27 की शिफ्ट के अंदर। स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कौन थे? तो कौन हो जाएंगे साथियों? महात्मा गांधी हो जाएंगे। क्या ऐसे ऐसे ऑप्शन साथियों जो आपको छोड़ने पड़ते हैं, नाम देख के ही आप छोड़ सकते हो। ठीक है, सी राजगोपालाचारी साथियों ये भी नहीं होगा। सी राजगोपालाचारी। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका सही उत्तर है। रफी अहमद किदवई ये भी साथियों नहीं होगा। अभी देख लेना, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधानमंत्री थे साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पहले गृह मंत्री की बात करूं तो गृह मंत्री भी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल की बात करूं तो इनका जन्म की बात करते हैं साथियों। जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 के अंदर क्या होता है साथियों? इनका जन्म होता है। कब होता है? 31 अक्टूबर 1875 के अंदर। ठीक है, कहाँ पे होता है? नोएडा के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद में साथियों 15 दिसंबर 1950 को इनकी क्या हो जाती है साथियों? 15 दिसंबर 1950 की इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, जन्म और मृत्यु आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए जो खास यानी मेन मेन पदाधिकारी थे देश के।
इसके बाद में साथियों इनको लौह पुरुष की उपाधि दी थी। इसकी उपाधि दी थी, लौह पुरुष की उपाधि दी थी। अच्छा एक बात आप मेरे को बताओगे, लौह पुरुष की उपाधि दी थी इनको, वो उपाधि दी किसने थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है, आपको पता है। वो लौह पुरुष की उपाधि किसने इनको दी थी? तो ये क्वेश्चन साथियों पूछा जाता है। तो लौह पुरुष की उपाधि इनको किसने दी थी? इनको दी थी महात्मा गांधी ने। किन्होंने दी थी? महात्मा गांधी ने सरदार पटेल को लौह पुरुष की उपाधि दी थी। यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गई ना बात? क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन से पद का भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख नहीं किया गया है? अभी आपको पद दे रखे हैं, इन पद का भारतीय संविधान के अंदर उल्लेख देखने को नहीं मिलता। देखो वैसे तो जो जो बातें संविधान के अंदर लिखी गई है उन सब का संविधान के अंदर उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, तो इनमें से साथियों आपको पता है प्रधानमंत्री का भी मिलता है, मुख्यमंत्री का भी मिलता है, लोकसभा अध्यक्ष का भी मिलता है। मिलता किसका नहीं है साथियों? ये मिलता नहीं है उप मुख्यमंत्री का। अभी उप मुख्यमंत्री का नहीं मिलता तो सर राजस्थान के अंदर उप मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो देखो जब मुख्यमंत्री या स्टेट बड़ा हो या सत्ताधारी पार्टी अपने हिसाब से क्या करती है साथियों? मुख्यमंत्री के पद का सर्जन करती है। यानी मुख्यमंत्री का पद संविधान के, उप मुख्यमंत्री का पद संविधान के अंदर इसका उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन इसको बनाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है साथियों? किसी भी व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब ये बनाता कौन है? तो साथियों सत्ताधारी पार्टी ही उप मुख्यमंत्री बनाती है। ठीक है, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी देख लेना प्रधानमंत्री का उल्लेख है वो साथियों कहाँ पे मिलता है? आपको पता है भाग नंबर 5 के अंदर मिलता है। कहाँ पे मिलता है साथियों? भाग नंबर 5 के अंदर। आर्टिकल की बात करूं तो साथियों आर्टिकल 75 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल 75 आ जाएगा प्रधानमंत्री से संबंधित। मुख्यमंत्री की बात करूं तो साथियों मुख्यमंत्री का भाग आ जाएगा 6 नंबर। और आर्टिकल कौन कौन से आ जाएंगे? आर्टिकल साथियों आ जाएंगे 163, 164 और 167। आर्टिकल किससे संबंधित है साथियों? ये मुख्यमंत्री से संबंधित है। उप मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के अंदर है ही नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष की बात करूं तो साथियों लोकसभा अध्यक्ष का जो उल्लेख मिलता है वो भाग नंबर 5 के अंदर ही आएगा। किसके अंदर आएगा? भाग नंबर 5 के अंदर। आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 93 के अंदर इसका लोकसभा अध्यक्ष का उल्लेख देखने को हमें मिलता है। यहां तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही है ना बात? इसके बाद में साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? कौन सा ऐसा व्यक्ति है इन पदाधिकारियों में से जो राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है? बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन है साथियों, तो वो हो जाएगा राज्यपाल। कौन करता है साथियों? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल का उल्लेख कहाँ पे मिलता है साथियों? भाग नंबर 6 के अंदर मिलता है। अनुच्छेद साथियों 153 से लेके 153 से शुरू हो जाते हैं और 161 तक राज्यपाल से संबंधित उल्लेख है। इनकी शक्तियां, इनका कार्यकाल, इनकी नियुक्ति, ये सारा का सारा साथियों कहाँ पे देखने को मिलता है? 153 से 161 के बीच में। ठीक है साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। कौन करता है साथियों? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार के द्वारा, या आप बोल सकते हो राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक है साथियों, यहां तक किसी भी विद्यार्थी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये देखो, किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी थी? क्या पर्सन है साथियों? उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, दो होते हैं ना, आपको पता है। उच्च न्यायालय के अंदर जो पहले आयु थी साथियों वो थी 60 वर्ष, अभी 60 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 62 वर्ष कर दी है। तो आपको पता है भी जब भी संविधान के अंदर संशोधन होता है तो किसी कार्य के लिए किया जाता है। अभी 60 से 62 किया तो कोई ना कोई उसके अंदर किया होगा, संविधान के अंदर संशोधन किया होगा। तो वो संशोधन है कौन सा? 15वां संविधान संशोधन, 16वां, 17वां और 18वां। तो कौन सा है साथियों? वो आ जाएगा 15वां संविधान संशोधन के द्वारा इनकी आयु बढ़ाई गई थी। 15वां किया कब गया था साथियों? 15वां संविधान संशोधन 1963 के अंदर किया गया था। कब किया गया था? 1963 के अंदर संविधान संशोधन किया गया था। कौन सा साथियों? 15वां।
16वां कब किया गया था साथियों? अगर मैं 16वें की बात करूं तो 16वां भी 1963 के अंदर किया गया था। अभी 16वां किया क्यों गया था, किस कारण से किया गया था? तो साथियों जैसे कि आपको पता है कि संसद और राज्य के विधानमंडल के जो सदस्य हैं, ठीक है, सदस्य हैं, वो जो शपथ लेते हैं ना, शपथ के साथ में उनके कुछ शर्तें भी रखी गई थी। बस उन शर्तों को ऐड करने के लिए संविधान के अंदर 16वां संविधान संशोधन किया गया था 1963 को। अभी शर्त क्या होती है साथियों? शर्त ये होती है ना, जैसे मैं भारत की प्रभुता अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा, ये क्या है साथियों? ये शर्त होती है, ठीक है। शपथ क्या होता है? शपथ मैं संविधान की शपथ लेता हूं, मैं भगवान की शपथ लेता हूं, वो तो शपथ हो जाएगी, लेकिन इसके अंदर शर्तों को जोड़ा गया था। वो शर्तें कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी? तो साथियों 16वें संविधान संशोधन 1963 के द्वारा वो शर्तें जोड़ी गई थी। और इनकी आयु, न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 15वें संविधान संशोधन के द्वारा की गई थी। 17वां कब हुआ था साथियों? 17वां 1964 के अंदर हुआ था। और ये किससे संबंधित था? ये निजी भूमि से संबंधित था साथियों, निजी भूमि से संबंधित ये संविधान संशोधन माना जाता है। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? संवैधानिक निकाय साथियों जिनका संविधान के अंदर उल्लेख है, संवैधानिक निकाय। असंवैधानिक निकाय जिनका संविधान के अंदर कहीं उल्लेख देखने को नहीं मिलता, असंवैधानिक निकाय कहलाते हैं। ठीक है, अभी इनका किसके अंदर उल्लेख नहीं है साथियों? संघ लोक सेवा आयोग, आपको पता है यूपीएससी का उल्लेख संविधान के अंदर देखने को मिलता है। वित्त आयोग 280 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसका उल्लेख देखने को मिलता है। चुनाव आयोग साथियों इसका भी संविधान के अंदर उल्लेख देखने को मिलता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का संविधान के अंदर उल्लेख देखने को नहीं मिलता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की अगर मैं साथियों स्थापना की बात करूं तो 12 अक्टूबर 1993 की इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी साथियों? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके बाद में साथियों यह कैसा सदस्य है? यह एक बहुनिकाय सदस्य है। क्या है साथियों? बहुनिकाय सदस्य है, यानी इसको एक व्यक्ति नहीं चला सकता, इसको बहुत सारे व्यक्ति चलाते हैं, इसलिए इसको बहुनिकाय सदस्य कहा जाता है। इसकी और बात करूं तो साथियों इसको क्या होता है? इसके अंदर एक अध्यक्ष होता है। तो प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो साथियों प्रथम अध्यक्ष कौन थे इसके? रंगनाथ मिश्रा थे इसके प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष की बात करूं तो साथियों प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे साथियों रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा इसके क्या थे साथियों? इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है साथियों। इसके बाद में साथियों इसके सदस्य की नियुक्ति कौन करता है? तो सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है साथियों? राष्ट्रपति के द्वारा इसके अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। अभी उनकी साथियों जो है, इसके बाद में साथियों यूपीएससी का देखें तो यूपीएससी का उल्लेख मिलता है साथियों भाग नंबर 14 के अंतर्गत 315 से 323। भाग 14 के अंतर्गत यूपीएससी आएगी, आर्टिकल 323 315 से लेके 323 तक, 315 टू 323 तक यूपीएससी का उल्लेख देखने को मिलता है। चुनाव आयोग, वित्त आयोग का साथियों 280 के अंदर ही मिलता है। चुनाव आयोग का साथियों भाग नंबर कितना आ जाएगा? भाग नंबर 15 आ जाएगा। भाग नंबर 15 आ जाएगा चुनाव आयोग से संबंधित। और चुनाव आयोग से संबंधित भाग नंबर 15 324 से 329 आर्टिकल के अंतर्गत इनका उल्लेख देखने को मिलता है। तो ये सारी की सारी बातें साथियों आप नोट डाउन करते जाना, आपके काम की चीजें मैं बता रहा हूँ। ठीक है साथियों। तो कौन सा इनमें से है? तो साथियों राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ऐसी बॉडी है जिसका संविधान के अंदर कहीं पे भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता। तो ये एक गैर संवैधानिक आप इसको बोल सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर साथियों क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? 8वीं अनुसूची में शामिल टोटल भाषाओं की संख्या बताओ सबसे पहले आप मेरे को। तो 8वीं अनुसूची में शामिल टोटल भाषा की संख्या साथियों कितनी है? तो 22 टोटल भाषा की संख्या है। 22 भाषा है साथियों, 22 भाषा। कौन सी अनुसूची साथियों? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, पहली बात। अभी इनमें से शामिल कौन सी नहीं है साथियों? नेपाली है, सिंधी है, संथाली है। तो शामिल कौन सी नहीं है? शामिल अंग्रेजी नहीं है, तो अंग्रेजी इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है? देखो मौलिक अधिकार नहीं है किसके तहत साथियों? भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये हमें बताना है। देखो
सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकार है कितने हैं। तो मौलिक अधिकारों की बात करूं तो साथियों मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, मौलिक अधिकारों की बात करूं तो साथियों मौलिक अधिकार है कितने हैं, वर्तमान के अंदर 6 हैं। कौन कौन से हैं साथियों, वर्तमान के अंदर 6। भाग कौन सा आ जाएगा संविधान का मौलिक अधिकारों से संबंधित, तो भाग नंबर आ जाएगा साथियों 3। आर्टिकल की बात करूं तो साथियों अनुच्छेद आ जाएंगे 12 से लेकर 35 तक, मौलिक अधिकारों के संबंध में अनुच्छेद आ जाएंगे। अभी 6 है कौन कौन से साथियों, तो वो लिख लेना। पहला जो अधिकार है वो कौन सा है साथियों, समता का अधिकार, ठीक है, यानी समानता का अधिकार है पहला। क्षमता का अधिकार कहां से लेके कहां तक है साथियों, ये आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक आएगा। दूसरा जो है साथियों, दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का, कौन सा है साथियों, स्वतंत्रता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार कहां से लेके आ जाएगा साथियों, ये 19 से लेकर और 22 तक आएगा। कहां तक आएगा, 19 से लेके 22 तक। तीसरा साथियों जो हमारा मूल अधिकार आ जाएगा या मौलिक अधिकार आ जाएगा, उसको बोला जाता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध साथियों, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध का आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाएगा साथियों, 23 और 24 आ जाएगा। इसके बाद में साथियों 4 नंबर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा। कौन सा अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार साथियों 25 से लेकर 28 तक आ जाएगा। इसके बाद में धार्मिक स्वतंत्रता के बाद में साथियों जो 5वां आर्टिकल है या 5वां अनुच्छेद है वो है साथियों शिक्षा से संबंधित या संस्कृति से संबंधित, संस्कृति व शिक्षा संबंधित, शिक्षा का अधिकार। ये कौन सा आ जाएगा साथियों, 29 से लेकर, कौन सा आ जाएगा, 29 से लेकर 30 आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा साथियों, 30। और 6 नंबर आ जाएगा साथियों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार। ये कौन सा आ जाएगा आर्टिकल नंबर साथियों, ये आ जाएगा आर्टिकल नंबर 32। तो भारतीय संविधान के अंदर वर्तमान के अंदर इतने मूल अधिकार हैं। इनमें से शिक्षा का अधिकार है साथियों, वो कहाँ पे आ जाएगा, शिक्षा का अधिकार आ जाएगा 29 से 30 आर्टिकल के अंदर। संपत्ति का अधिकार इसको खत्म कर दिया गया है। समानता का अधिकार साथियों कहाँ पे आ जाएगा, समानता का अधिकार आ जाएगा साथियों 14 से 18 तक, ठीक है साथियों। तो इसके अंदर संपत्ति का अधिकार खत्म कर दिया गया था। समानता का अधिकार है साथियों आपको पता है 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार आ जाएगा साथियों 19 से 22। तो कौन सा खत्म किया गया था, संपत्ति का अधिकार खत्म किया गया था। अच्छा पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था साथियों 44वां संविधान संशोधन। कौन सा साथियों, 44वां संविधान संशोधन किया गया था। संविधान के अंदर संविधान संशोधन कब किया गया था, ये भी पूछा जाता है। किया कब गया था, तो 1978 को किया गया था, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है इसके द्वारा, ठीक है। ये मूल अधिकार इतने हैं साथियों, भाग नंबर 3 है, आर्टिकल 12 से 35 है, ये सारी की सारी बातें। अभी बता दो साथियों ये कौन सा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है। दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो जियोग्राफी की सीरीज करवा रहा हूं ना साथियों, जियोग्राफी की सीरीज के अंदर मैंने आपको करवाया हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है साथियों मांजुली द्वीप है। कहाँ पे है साथियों, ये आ जाएगा साथियों ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर आ जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर ये द्वीप स्थित है किस राज्य के अंदर है साथियों, असम के अंदर ये मिलता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा साथियों द्वीप है नदी द्वीप, ठीक है। अभी द्वीप होता क्या है, वह भौगोलिक क्षेत्रफल, वह पृथ्वी का वह भाग जो चारों ओर से पानी से घिरा हो, वो अपने आप के अंदर क्या कहलाता है साथियों, द्वीप कहलाता है। तो ये नदी के अंदर सबसे बड़ा द्वीप है। सागरों महासागरों के अंदर साथियों बंगाल की खाड़ी के अंदर बहुत से द्वीप हैं, लेकिन नदी के अंदर कोई इतना बड़ा द्वीप नहीं है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है और बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, नेक्स्ट के अंदर सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, सबसे दक्षिणतम हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, अरावली। सारी की सारी करवाई हुई है साथियों जियोग्राफी की जो करंट के अंदर सीरीज चल रही है। आपको पता है साथियों सबसे पहले कौन सा आ जाएगा, सबसे पहले हिमालय की बात करते हैं तो साथियों ये 4 श्रेणियां ट्रांस हिमालय की आ जाती है। ट्रांस हिमालय,
ट्रांस हिमालय के बाद में साथियों दूसरा 2 नंबर पे आ जाता है, उसको क्या बोला जाता है? महान हिमालय। क्या बोला जाता है साथियों? महान हिमालय। महान हिमालय के बाद में साथियों तीसरा आ जाएगा जिसको बोला जाएगा मध्य हिमालय। क्या बोला जाएगा? मध्य हिमालय। और मध्य हिमालय के बाद में साथियों चौथा कौन सा आ जाएगा? चौथा आ जाएगा शिवालिक। कौन सा आ जाएगा? शिवालिक आ जाएगा। और सबसे दक्षिणतम हिमालय कौन सा है? यही सबसे दक्षिणतम है, और इस साइड में आ जाता है साथियों पूर्वांचल। कौन सा आ जाता है साथियों? पूर्वांचल आ जाता है। तो सबसे दक्षिणतम हिमालय शिवालिक है। इसको क्या बोला जाता है साथियों? सुदूर दक्षिणतम हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो शिवालिक के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, नीति आयोग की स्थापना की गई थी, निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प चुने। नीति आयोग की स्थापना साथियों 1 जनवरी 2014 को, 15 अगस्त 2014 को, 15 अगस्त 2015 को, या 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो नीति आयोग की स्थापना साथियों वो की गई थी 1 जनवरी 2015 को। कब की गई थी? 1 जनवरी 2015 को। अच्छा, नीति आयोग की स्थापना किसको खत्म करके की गई थी? तो वो योजना आयोग को, पंचवर्षीय योजना है ना, उसको खत्म करके नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को कब की गई थी साथियों? 2015 को की गई थी। इसका अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन थे साथियों? प्रथम अध्यक्ष थे साथियों इसके नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये बात याद रख लेना। और इसका अध्यक्ष कौन होता है साथियों? प्रधानमंत्री इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी भी विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर साथियों 17। 17वें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? भारत में पंचवर्षीय योजनाओं में से निम्न में से कौन से 3 वर्षों का योजना अवकाश घोषित किया गया था? कौन से 3 वर्ष ऐसे थे जब भारत के अंदर योजना अवकाश घोषित किया गया था? तो आपको 1957 से 60, 1961 से 64, 66 से 69, 69 से 72। तो कौन से 3 वर्ष थे साथियों? 1966 से 69 तक क्या किया गया था साथियों? योजना अवकाश के रूप में इसको किया गया था। ठीक है, ये समयावधि क्या थी? योजना आयोग के अंदर या पंचवर्षीय योजनाओं के अंदर ये अवकाश लिया गया था। क्यों लिया गया था? 1969 से 66 से लेके 69 तक सूखा व अकाल की स्थिति बहुत हो गई थी साथियों। सूखा व अकाल की स्थिति के कारण योजना आयोग के अंदर अवकाश लिया गया था। अवधि क्या थी? 1966 से लेके 69 तक। योजना, पंचवर्षीय योजना की बात करूं तो साथियों अब तक देश के अंदर 12 लागू हो चुकी हैं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कब तक लागू हो चुकी हैं? आज तक 12 लागू हो चुकी हैं, जिनमें से पहली का कार्यकाल लिख लेना साथियों। पहली का कार्यकाल साथियों 1951 से लेके 1956 तक था। 1951 से लेके 56। दूसरी की बात करूं तो साथियों दूसरी का कार्यकाल क्या था? 1956 से लेके 1961 तक। 1956 से लेके 1961 तक। तीसरी की बात करूं तो साथियों तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो 1961 से 66 तक। 1961 से लेके 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। फिर आगे आ जाता है साथियों योजना अवकाश। कितने वर्ष का अवकाश आ जाता है साथियों? 3 वर्ष का अवकाश। कहां तक चलेगा? 1966 से लेके 1969 तक ये अवकाश चलेगा। इसके बाद में साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। चौथी का कार्यकाल है वो साथियों कौन सा था? चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है वो 1969 से 74 तक। 1969 से 1974 तक। पांचवी की बात करूं तो साथियों पांचवी कौन सी थी साथियों? पांचवी की बात करता हूं तो मैं पांचवी आ जाएगी 74 से 78 तक। 1974 से लेके 1978 तक थी साथियों। 1978 तक। इसके बाद में साथियों पांचवी के बाद में रोलिंग प्लान आता है साथियों। क्या आता है? रोलिंग प्लान आता है। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान की अवधि क्या थी साथियों? रोलिंग प्लान 1978 से लेकर 1980 तक चला था। इसके बाद में साथियों आती है छठी पंचवर्षीय योजना। कौन सी आती है?
छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी साथियों 1980 से लेके 85 तक। कहां तक थी साथियों? 1980 से लेके 85 तक थी छठी पंचवर्षीय योजना, 1980 से लेके 1985 तक। सातवीं की बात करूं तो साथियों सातवीं पंचवर्षीय योजना आ जाएगी, वो कौन, उसकी अवधि क्या थी सातवीं की? सातवीं की अवधि आ जाएगी साथियों 85 से लेके 90 तक। कौन सी आ जाएगी साथियों? 1985 से लेके 1990 तक सातवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये सारी की सारी साथियों आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना ताकि आपको पता रहे कि कब कब लागू की गई थी। इसके बाद में साथियों आठवीं पंचवर्षीय योजना आ जाएगी। आठवीं आठवीं की अवधि क्या रहती है साथियों? आठवीं की अवधि रहती है साथियों 1992 से 97। लेकिन आठवीं से पहले क्या आया था साथियों? आठवीं से पहले एक चीज आई थी, वार्षिक योजना। 2 बार चालू की गई थी साथियों, इसको वार्षिक योजना बोला जाता है। योजना 1990 से 1992 तक ये चली थी, वार्षिक योजना। ठीक है, इसके बाद में साथियों आठवीं योजना आएगी। आठवीं 1992 से लेकर 1997 तक चली थी। कब चली थी? 1992 से लेकर 1997 तक। नौवीं आएगी साथियों, नौवीं 2002 तक चली थी। 1997 से लेकर 2002 तक चली थी नौवीं। 10वीं की बात करूं तो साथियों 10वीं चली थी 2002 से लेके 2000, कब तक चली थी 10वीं? 2007 तक, 2007 तक। 11वीं की बात करूं तो साथियों 11वीं की बात करता हूं 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। और 12वीं की बात करूं और 12वीं के बाद में साथियों कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। 2012 से शुरू की गई थी और 2017 तक इसका कार्यकाल होता है, लेकिन 15 के अंदर नीति आयोग की स्थापना कर दी गई थी। तो आपको ये 12 की 12 योजना पता होनी चाहिए। इसके अंदर अवकाश आया था साथियों 1966 से 69 तक। अवकाश का पूछ लिया गया है। आगे अगर क्वेश्चन आया तो रोलिंग प्लान का आएगा या वार्षिक योजना का आएगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें साथियों आपके लिए क्या हो जाती है? इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसका उत्तर 1966 से लेके 69 तक होगा। समझ में आ रही है ना बात? निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक पद नहीं है? अभी संवैधानिक पद की साथियों फिर बात आ गई। देखो, संवैधानिक पद हुई, संवैधानिक संस्था हुई, इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप इन चीजों पे थोड़ा और फोकस कीजिएगा। ठीक है, राज्यपाल का पद साथियों संवैधानिक है। 153 के अंदर राज्यपाल भाग नंबर 6 के अंदर विराजमान है। ठीक है, ये चीजें साथियों आपको पता होनी चाहिए राज्यपाल के बारे में। इसके बाद में साथियों लोकसभा अध्यक्ष का अभी बता के आया हूं साथियों, आर्टिकल नंबर 95। आर्टिकल नंबर 95 है। भाग की बात करूं तो भाग आ जाएगा 5वां। ठीक है, और इसके बाद में साथियों मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो मुख्य न्यायाधीश का भाग नंबर अनुच्छेद है वो साथियों 124 आ जाएगा। 124 आर्टिकल है, भाग 5 के अंदर आ जाएगा, भाग 5 के अंदर। और आरबीआई गवर्नर का पद है वो संवैधानिक पद नहीं है। इसका संविधान के अंदर कहीं पे भी उल्लेख नहीं मिलता। राज्यपाल का मिलता है, मुख्य न्यायाधीश का मिलता है और लोकसभा अध्यक्ष का मिलता है। तो इस चीज के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखो, भारत के संविधान के अनुसार, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत के किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? यानी भारत के संविधान के अंदर ऐसी कौन सी संस्था है जिस संस्था के द्वारा, या ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके द्वारा जो भारत के किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित करना हो तो वो कर सकता है? आपको पता है, मंत्रिमंडल समिति के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा या अनुरित पर्सन। इनमें से कौन सा हो जाएगा साथियों? मंत्रिमंडल के द्वारा कभी भी भारतीय संविधान के जो राज्य का नाम है वो परिवर्तित नहीं किया जा सकता। राज्यपाल के द्वारा नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जा सकता। ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसके पास में है साथियों? संसद के पास में है। तो भाग नंबर 1 के अंदर ये सारी की सारी बातें बताई गई है। आर्टिकल की बात करूं तो साथियों आर्टिकल 1 से 4 लिख लेना, भाग नंबर 1 के अंदर है। फिर भाग नंबर 2 आ जाएगा जिसके अंदर नागरिकता का प्रावधान है, आर्टिकल 5 से 11 आ जाएगा। तो 1 के अंदर संघ तथा राज्यों के बारे में बताया गया है साथियों, कैसे कौन परिवर्तन कर सकता है, कैसे परिवर्तन किया जाता है, वो सारी की सारी बातें भाग नंबर 1 आर्टिकल की बात करूं तो 1 से 4 के अंदर बताया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित में राज्य सूची शामिल किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है? बाकी या
वाक प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों या मतदान के 2/3 बहुमत के साथ में पारित किया जाता है। किस अनुच्छेद के साथ में साथियों ये सारी की सारी कार्रवाई की जाती है? तो आर्टिकल नंबर कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल नंबर 249 आ जाएगा साथियों। 249 के अंदर क्या दे रखा है? संसद के राष्ट्रीय हित में राज्य सूची है ना साथियों, किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार देता है। किसको देता है साथियों? वह प्रस्ताव राज्यसभा द्वारा सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत के साथ में पारित किया जाता है। राज्य सूची के संबंध में अगर कोई भी कानून बनाना हो तो वो राज्यसभा के 2/3 सदस्य के द्वारा साथियों क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। ये बात कहाँ पे लिखी है साथियों? 249 के अंतर्गत ये बात लिखी है। ये क्वेश्चन के अंदर पूछा गया था। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? तो साथियों आई.डी. दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, जस्टिस आई.डी. दुआ। ये बात आपको पता होना चाहिए। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 17 वर्ष, 5 वर्ष या 65 वर्ष, 3 वर्ष या 65 वर्ष और 5 वर्ष या 70 वर्ष। देखो इनमें से वर्ष का क्या होता है साथियों? या तो आपने 3 वर्ष तक पूरा कार्य किया हो, या आपकी उम्र 60 वर्ष हो चुकी हो, या 70 वर्ष, जो भी दिया गया हो। ठीक है, ये दोनों इनमें से क्या होते हैं? दोनों शर्तें होती हैं। या तो आपने 3 साल कार्य कर लिया गया हो, या आपके द्वारा 60 वर्ष की आपने उम्र ले ली हो, तो वो दोनों के हिसाब से किया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा या तो आपने 3 वर्ष काम किया हो और या आपकी आयु 70 वर्ष हो चुकी हो। ठीक है, तो ये दोनों की दोनों बातें साथियों इसके ऊपर लागू होती है। तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष तथा 70 वर्ष होता है। मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं साथियों वो क्या होते हैं? जस्टिस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, रिटायर या सेवानिवृत्त। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है साथियों। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस? 20 अप्रैल को, 22 अप्रैल को, 24 अप्रैल को या 26 अप्रैल को? तो कब मनाया जाता है साथियों? ये राष्ट्रीय मनाया जाता है साथियों 24 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को साथियों? 24 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है साथियों क्योंकि इस दिन 1993 के अंतर्गत 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद में, ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन लागू हुआ था साथियों? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन हुआ कब था साथियों? हुआ था 1993 के अंतर्गत। 1993 के अंतर्गत ये 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था। तो इसलिए राष्ट्रीय पंचायत 24 अप्रैल को इसलिए साथियों क्या किया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसने साथियों गांव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू की गई थी। इस संविधान के अंतर्गत क्या किया गया था साथियों? गांव, ब्लॉक और जिला पर अलग अलग क्या किया गया था साथियों? अलग अलग त्रिस्तरीय प्रणाली शुरू की गई थी। प्रणाली यानी गांव पे अलग मुखिया होगा, ब्लॉक पे अलग होगा और जिले के अंदर अलग होगा। ये सारी की सारी बातें। ठीक है, ये देख लेना साथियों। आगे बढ़ने से पहले हमारे नानक क्लासेज ऐप के ऊपर एक तो सेकंड ग्रेड की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए देख लेना। एक तो साथियों आपके सामने है प्रथम प्रश्न पत्र के लिए टेस्ट सीरीज, और दूसरा साथियों सेकंड ग्रेड के प्रश्न पत्र के लिए साथियों राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला संस्कृति, भारत विश्व का भूगोल, कला संस्कृति भूगोल और अर्थव्यवस्था, राजस्थान की राज्य व्यवस्था या भारत की राज्य व्यवस्था, शिक्षा, मनोविज्ञान, सारा का सारा। तो ये वीडियो कोर्स है साथियों सेकंड ग्रेड का, और ये टेस्ट सीरीज है सेकंड ग्रेड की। तो आप अपनी नीड के हिसाब से या तो दोनों ही ज्वाइन कर सकते हो, या आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो वो ले लो, या आप वीडियो कोर्स लेना चाहते हो तो वो भी इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है साथियों, जिसके अंदर संपूर्ण कोर्स मिलेगा, इसके अंदर संपूर्ण टेस्ट मिलेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम के द्वारा तैयार किए हुए। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में डुडुमा है साथियों? ये डुडुमा नहीं है, डुडुमा जलप्रपात स्थित है? आंध्र प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। तो किस राज्य के अंदर होगा साथियों? डुडुमा है साथियों वो होगा उड़ीसा के अंतर्गत। कहां पे होगा साथियों? वो होगा उड़ीसा के अंतर्गत, उड़ीसा में स्थित है साथियों। उड़ीसा के अंदर कौन सी नदी के ऊपर है साथियों डुडुमा जलप्रपात? तो मंचकुंड नदी है एक, मचकुंड नदी के द्वारा इस जलप्रपात का क्या होता है? निर्माण होता है, या आप इसको बोल सकते हो। तो कौन सा है साथियों? उड़ीसा राज्य के अंदर डुडुमा है। ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदियों के नाम बताइए। बाएं तट की सहायक नदी
कामेंग, बुरही, संकोश और सुबनसिरी। बाएं तट की सहायक नदी पूछ रहा है साथियों, बाएं तट की सहायक नदी की मैं बात करता हूं तो वो कौन सी हो जाएगी साथियों? इसका उत्तर हो जाएगा कामेंग नदी। कामेंग नदी साथियों ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं तट की सहायक नदियां हैं। अभी बाएं तट की सहायक नदियां देख लेना कौन कौन सी हैं। बाएं तट की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? बाएं तट की सहायक नदियों की बात करूं तो साथियों सबसे पहले कौन सी आ जाएगी? सियांग आ जाएगी साथियों। कौन सी आ जाएगी? बाएं तट की मैं बात करूं तो दिहांग, सबसे पहले आ जाएगी दिहांग। दिहांग के बाद में साथियों जो दूसरी आएगी लोहित। मुख्य मुख्य लिखा रहा हूं साथियों, वैसे जब भारत का हम अपवाद अंदर पढ़ेंगे तो मैं आपको डिटेल से करवा दूंगा, ठीक है। धनसिरी, धनसिरी। और चौथी कौन सी आएगी साथियों? चौथी आ जाएगी इसके अंदर लहासा। लहासा नदी है बाएं तट की, ठीक है, लहासा। और एक कामेंग तो है ही है साथियों। ये सारी की सारी क्या है? दाएं बाएं तट की है। और अगर हम दाएं तट की बात करूं तो साथियों दाएं तट के अंदर कौन कौन सी नदियां आ जाएगी? दायां तट, दाएं तट के अंदर नदियां आ जाएंगी, वो आ जाएंगी साथियों जिसके अंदर सिहांग है। एक तो इसके अंदर दिहांग है, इसके अंदर सिहांग है। सिहांग, सिहांग के बाद में दूसरी सुबनसिरी। कौन सी आ जाएगी साथियों? सुबनसिरी। सुबनसिरी के बाद में साथियों कौन सी आ जाएगी? सुबनसिरी के बाद में एक आ जाएगी साथियों संकोश, ठीक है। शंकोश के बाद में साथियों कौन सी आ जाएगी? तिस्ता आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी साथियों? तिस्ता आ जाएगी एक नदी, तिस्ता नदी, ठीक है। ये सारी की सारी या आगे लिख लेना आदि, ठीक है। ये सारी की सारी नदियां क्या हैं साथियों? इसकी सहायक नदियां है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पश्चिमी घाटों को किस राज्य के अंदर सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? कल की क्लास के अंदर ये करवाया हुआ है साथियों क्वेश्चन। आपकी जो जियोग्राफी क्लास ली थी ना कल, उसी क्लास के अंदर ये मैंने आपको बात बताई थी। तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक पश्चिमी घाट साथियों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पश्चिमी घाट है क्या साथियों? अपने आप के अंदर ये एक पर्वतमाला है। क्या है साथियों? पर्वतमाला है। पर्वतमाला पश्चिमी सागर के समांतर बहती है साथियों, पश्चिमी सागर के समांतर इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरी बात साथियों, पश्चिमी सागर के समांतर इसका विस्तार देखने को मिलता है। इसके बाद में साथियों इसको महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तमिलनाडु के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है? तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर इसको जाना जाता है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से साथियों? नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर। और केरल के अंदर इसको किस नाम से जाना जाएगा? तो केरल के अंदर अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाता है। इलायची की पहाड़ी या अन्नामलाई, क्या आ जाएगी साथियों? अन्नामलाई के नाम से इसको जाना जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, तो सह्याद्री का पूछा था, वो महाराष्ट्र के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि इसको अध्ययन के हिसाब से 3 भागों के अंदर बांटा जाता है, पश्चिमी पूर्वी सह्याद्री, उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। आप वो देख लेना साथियों क्लास। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या ट्रिब्यूटरी कौन सी है? कौन सी है साथियों? व्यास, चेनाब, रावी और सतलुज। कौन सी है साथियों? झेलम और सतलुज है क्या? सबसे बड़ी साथियों मैं बात करूं तो सबसे बड़ी सिंधु नदी की सहायक नदी आ जाएगी झेलम नदी। कौन सी आ जाएगी साथियों? झेलम नदी। अच्छा, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो साथियों सबसे बड़ी आ जाएगी झेलम। झेलम के बाद में साथियों दूसरी कौन सी आ जाएगी? दूसरी आ जाएगी चिनाव। चिनाव के बाद में साथियों आ जाएगी रावी। कौन सी आ जाएगी? रावी। रावी के बाद में साथियों कौन सी आ जाएगी? सतलुज। और एक आ जाएगी व्यास। ये 5 नदियां हैं साथियों सिंधु की सहायक नदियां, जिनमें से सबसे बड़ी पूछी है साथियों, सबसे बड़ी आ जाएगी झेलम नदी। कौन सी आ जाएगी? झेलम नदी आ जाएगी सबसे बड़ी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर साथियों नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रृंखला में निम्नलिखित शिखरों में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखो सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई थी सिरोही जिले के अंदर है। कौन सी है? गुरु शिखर है। कौन सी है साथियों? सिरोही जिले के अंदर स्थित है, गुरु शिखर है। किस पहाड़ी के ऊपर है साथियों? आबू पहाड़ी के ऊपर है। किस पहाड़ी के ऊपर है? आबू पहाड़ी के ऊपर है। जिला कौन सा है साथियों? सिरोही जिले के अंदर स्थित है, ठीक है, सिरोही जिले के अंदर स्थित है। ये क्वेश्चन साथियों सारे के सारे मैंने जियोग्राफी की सीरीज के अंदर करवा रखे हैं।
डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है। यह निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है? डोडा बेटा है साथियों जो तमिलनाडु की सबसे प्रसिद्ध या सबसे उच्चतम चोटी है, वो कौन सी पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित है? नीलगिरी, अरावली तो तमिलनाडु के अंदर है ही नहीं है, सतपुड़ा पर्वत तमिलनाडु के अंदर नहीं है, पीर पंजाल। अगर आपको पता है ना भी कौन सा, मैंने आपको इसलिए बोलता हूं मैं भी जियोग्राफी को मैप के माध्यम से समझोगे तो जल्द के अंदर या अच्छी तरह से समझ के अंदर आएगी। अभी अरावली के राज्य या अरावली का विस्तार पता तो तमिलनाडु के अंदर है ही नहीं है अरावली। सतपुड़ा पर्वत तमिलनाडु के अंदर नहीं है, नहीं आता ना तमिलनाडु के अंदर। पीर पंजाल साथियों तमिलनाडु के अंदर नहीं आता, तो बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ साथियों नीलगिरी की पहाड़ियां बची है, जिसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है, या पश्चिमी पर्वतमाला या पश्चिमी घाट के नाम से इसको तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर इसको। ठीक है, तो ये बातें साथियों आपको पता होनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो ये क्वेश्चन नंबर 7वां था। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछ रहा था, तो नीलगिरी की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, आपको मैंने बता दिया साथियों। नाथुला पास भारत के या दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नाथुला साथियों मेघालय के अंदर, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? यह दर्रा किस राज्य के अंदर स्थित है? तो यह सिक्किम के अंदर स्थित है। किसके अंदर है? सिक्किम के अंदर है साथियों नाथुला पास, नाथुला दर्रा। ठीक है, इसकी बात करूं तो साथियों नाथुला दर्रा सिक्किम को, सिक्किम राज्य व तिब्बत के अंदर एक चुंबा घाटी को जोड़ता है। सिक्किम तथा, आप लिख सकते हो सिक्किम तथा तिब्बत की चुंबा घाटी, तिब्बत की चुंबा घाटी को जोड़ता है, जोड़ता है। ठीक है, और यह दर्रा किस प्रकार का दर्रा है? यह एक पहाड़ी दर्रा है, यह एक पहाड़ी दर्रा है। ठीक है साथियों, तो ये थे आज के, मेरे को लगता है आपके क्वेश्चन। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है साथियों, चाहे वो पॉलिटिकल के हों चाहे वो जियोग्राफी के हों, सारे के सारे साथियों मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, 27 तारीख के कर हो चुके हैं, 28 तारीख के लिए कल क्लास लेके एक मैं फिर आऊँगा साथियों। और जाने से पहले ये देख लेना साथियों, पशु प्रीतर के लिए साथियों वीडियो कोर्स चल रहा है 299 रुपये के अंदर, जिसका प्राइस मात्र और मात्र साथियों 299 है। पूरा का पूरा पार्ट ए आपका कवर होगा, पार्ट बी आपका कवर होगा इसके अंदर। और ये क्या चल रहा है साथियों? ये पशु प्रीतर की टेस्ट सीरीज है 199 के अंदर, तो आप इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है साथियों, तो ये थी सीईटी एग्जाम 27 सितंबर को जो हुआ था, उसके अंदर इंडिया जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एनालाइज। अभी 28 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसकी क्लास साथियों, इसका पार्ट बी हो रहेगा, तो आप उसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।